इसे बोलते हैं एक बढ़िया फर्स्ट एपिसोड जो सिर्फ कहानी की शुरुआत ही नहीं करता बल्कि पूरे शो का टोन भी सेट कर देता है और इसलिए एज ए ऑडियंस हमें और जानने की इच्छा होती है। वैसे ये एपिसोड इतना बढ़िया निकल आएगा मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इस पूरे एपिसोड में कई बोल्ड चॉइसेस ली गई हैं जिस पर मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले इट यानी पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के बारे में थोड़ा जान लो। वैसे मैं ये वाला पार्ट दोनों इट फिल्म्स के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा क्योंकि ये शो इट फिल्म्स का प्रीक्वल है और स्टोरी सेम यूनिवर्स में ही सेट है। वैसे मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी है तो बात सिर्फ फिल्म्स के अकॉर्डिंग ही करूंगा। थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट से पढ़ा है तो वो भी बीच बीच में इंक्लूड कर दूंगा। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं था, ना कोई यूनिवर्स, ना कोई स्पेस और ना कोई टाइम, तब एक इन्फिनाइट वॉइड एग्जिस्ट करता था, द मैक्रोवर्स, जिसका मतलब तब कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा था दूर दूर तक, या कह सकते हो कि दूर दूर तक खालीपन था, एंडलेस एम्प्टीनेस। तब इस फैले हुए अंधेरे में कुछ इटर्नल बीइंग्स यानी कि कॉस्मिक बीइंग्स एग्जिस्ट करते थे। इनको आप लोग गॉड लाइक एंटिटीज भी समझ सकते हो, जैसे मटूरिन द टर्टल एंड पेनीवाइज। आई मीन पेनीवाइज का ट्रू फॉर्म जो है इट, उसका असली रूप जिसे डेडलाइट्स भी बोला जाता है। ये कॉस्मिक बीइंग्स समय से परे थे, वो स्पेस में नहीं रहते थे बल्कि वो खुद रियलिटी के फैब्रिक का हिस्सा थे। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मटूरिन द टर्टल इस अनंत अंधेरे से, इस खालीपन से थक गया और फिर उसने एक दिन उल्टी कर दी जिससे एक यूनिवर्स पैदा हुआ। तब स्टार्स, गैलेक्सीज, मैटर और लाइफ एग्जिस्टेंस में आ गए। फिर इसी यूनिवर्स में बहुत सारे फिजिकल वर्ल्ड्स, प्लैनेट्स का जन्म होने लगा जिसमें प्लैनेट अर्थ का भी जन्म हुआ। वैसे इस फुल प्रोसेस को आप इट यूनिवर्स का बिग बैंग भी कह सकते हो। फिर जब मटूरिन ने यूनिवर्स बनाया और इसमें अर्थ का जन्म हुआ, तब लाखों साल पहले पेनीवाइज एक मेटियोर की तरह अर्थ पर गिरा। उस वक्त पेनीवाइज क्लाउन नहीं था बल्कि अपने ट्रू फॉर्म में था, यानी कि डेडलाइट्स। उसका ट्रू फॉर्म वो हवा में उड़ती हुई 3 लाइट्स की तरह दिखता है जो कि असल में 3 कॉस्मिक एनर्जीज हैं। अर्थ पर क्रैश लैंड करने के बाद वो उस जगह के नीचे हाइबरनेट करने लगा, एक तरह से गहरी नींद में सो गया, क्योंकि तब तक अर्थ पर किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ था। या ये कह लो कि उस टाइम पर उस जगह पर कोई इंसान नहीं था क्योंकि पेनीवाइज लाखों साल पहले अर्थ पर आया था। वैसे जहाँ पेनीवाइज गिरा था वो जगह बाद में डेरी शहर बन गया था। फिर जब अर्थ पर इंसानों का जन्म हुआ, या कह लो कि जब इंसान डेरी वाले एरिया में रहने लगे, तब पेनीवाइज ने इंसानों के एग्जिस्टेंस को सेंस किया। फिर वो वक्त के साथ अपने हाइबरनेशन से बार बार जागता रहा और हर 27 सालों में वो इंसानों के डर, नफरत और मौत से अपना पेट भरता था। उसने डेरी शहर में जमीन के नीचे अपना घर बना लिया था और तब से वो डेरी को कंट्रोल कर रहा है। वो हर 27 साल बाद जागता है और डेरी में कुछ न कुछ गलत इवेंट्स होने लगते हैं। साथ ही वो बच्चों को टारगेट करता है, उनके डर पर फीड करता है और फिर वापस सो जाता है। शहर के लोग जानते हैं कि शहर में कुछ तो गलत है, पर वो इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनके दिमाग पर पेनीवाइज का कब्जा हो रखा हो। दरअसल पेनीवाइज सिर्फ इंसानों का शिकार नहीं करता, वो पूरे डेरी शहर को एक वायरस की तरह इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को यूं ही इग्नोर कर देते हैं और अपनी जिंदगी डेरी में जीते रहते हैं। असल में पेनीवाइज अपनी साइकिक एनर्जी का यूज करके डेरी के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिसका मतलब वो उनके परसेप्शन और उनके सोचने की शक्ति को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा कुछ वांडा विजन शो में वांडा भी करती है। वो अपनी स्कारलेट विच पावर से पूरे वेस्ट व्यू शहर को अपने कंट्रोल में रखती है और फिर सब कुछ वांडा के अकॉर्डिंग होने लगता है। लेकिन एक सवाल है कि अगर पेनीवाइज एक एलियन एंटिटी है तो वो क्लाउन के रूप में क्यों रहता है? असल में पेनीवाइज शेप शिफ्ट कर सकता है, वो किसी भी इंसान के सबसे बड़े डर का रूप ले सकता है, लेकिन क्लाउन फॉर्म उसका फेवरेट है। क्लाउन छोटे बच्चों के लिए फ्रेंडली और सेफ फॉर्म है, जिससे वो छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करता है, उनके करीब आ पाता है और देन उनको डरा कर मार देता है, खा जाता है। पेनीवाइज का रूप एक मास्क की तरह है, एक ऐसा मास्क जिसके पीछे उसका असली रूप है, एक क्रिएचर जो हमारी रियलिटी के बाहर से आया है, जो सिर्फ एक चीज से जीता है, वो है इंसानों का डर। इसलिए वो हमेशा बच्चों के पास जाता है क्योंकि बच्चों का डर सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे रियल होता है। उनका डर ही उसका खाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पेनीवाइज के बारे में, वो भी जान लो ताकि फ्यूचर एपिसोड्स में अगर कुछ ऐसा दिखाया गया तो पहले ही समझ पाओ। सबसे पहली बात कि पेनीवाइज एक नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह इंसानों को सिर्फ मारता नहीं है, वो इंसानों पर फीड करता है, लेकिन असल में उसका खाना इंसानों की बॉडी नहीं, उनका डर होता है। पेनीवाइज असल में डर पर फीड करता है, मतलब डर पेनीवाइज के लिए एक टेस्ट की तरह काम करता है। जितना ज्यादा डर उतना टेस्टी खाना। विक्टिम जितना ज्यादा डरा होता है, पेनीवाइज उतनी ही पावरफुल एनर्जी उससे ले पाता है और इसलिए ही पेनीवाइज किसी को तुरंत नहीं मारता। वो पहले विक्टिम के साथ खेलता है, उसके अंदर के डर को लिमिट तक ले जाता है और फिर मारता है।
पेनीवाइज फर्स्ट इट फिल्म में कहता भी है, यू ऑल टेस्ट सो मच बेटर व्हेन यू आर अफ्रेड। वैसे एक और बात है कि पेनीवाइज इंसानों के मास के साथ उनकी लाइफ एसेंस, उनकी साइकिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसको बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि बच्चों का डर सिंपल और ज्यादा इंटेंस होता है। उनकी इमेजिनेशन डर को और रियल बना देती है, इसलिए छोटे बच्चे पेनीवाइज के लिए और भी टेस्टी बन जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पेनीवाइज अपने हर विक्टिम के शरीर को पूरी तरह से नहीं खाता और इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे असल में पेनीवाइज को इंसानी मांस की जरूरत ही नहीं है, वो डर पर फीड करता है। पेनीवाइज का असली खाना इमोशनल एनर्जीज होती हैं, जैसे डर या कह लो गिल्ट। जब वो किसी बहुत डरे हुए इंसान से उसकी एनर्जी खींच लेता है तो उस इंसान का शरीर सिर्फ एक खाली खांचा बन जाता है। इसलिए कभी कभी पेनीवाइज बॉडीज को यूं ही छोड़ देता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक वैम्पायर खून पीता है और बॉडी छोड़ देता है, ठीक ऐसे ही पेनीवाइज डर और साइकिक एनर्जी पीता है और फिर बॉडी उसके लिए किसी काम की नहीं रहती। अब बात करते हैं उस चीज की जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है पेनीवाइज के बारे में, जो है उसका ट्रू फॉर्म यानी कि डेडलाइट्स। अब डेडलाइट्स को ऐसे समझो कि जब लोग डेडलाइट्स को देखते हैं वो सिर्फ किसी नॉर्मल लाइट्स को नहीं देख रहे होते, वो सीधा उस रॉ एनर्जी को देख रहे होते हैं जो पेनीवाइज का असली रूप है। एक ऐसी ताकत जो इतनी अजीब और समझ से परे है कि इंसानी दिमाग उसे समझने की कोशिश में बंद पड़ जाता है। मतलब इंसानी दिमाग डेडलाइट को प्रोसेस ही नहीं कर पाता क्योंकि पेनीवाइज हमारी रियलिटी से ही नहीं है, वो दूसरी दुनिया का जीव है, एक कॉस्मिक एंटिटी जो इंसान की समझ से एकदम परे है। और जब इंसान डेडलाइट्स को देखता है तो सीधा एक ट्रांस लाइक स्टेट में चला जाता है जहाँ उनकी सोल या कह लो कॉन्शियसनेस डेडलाइट्स के अंदर फंस जाती है और उनका शरीर अर्थ पर रह जाता है, बेजान हवा में तैरता हुआ, जैसे बेवरली के साथ फर्स्ट हिट फिल्म में हुआ था। तो चलो अब जल्दी से पेनीवाइज की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लो। सेफ शिफ्टिंग, वो किसी का भी रूप ले सकता है, वो भी बहुत जल्दी से, सेकंड्स में। इल्यूजन, रियलिटी मैनिपुलेशन एंड फेयर प्रोजेक्शन, वो एकदम रियलिस्टिक हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है जहां इंसान इल्यूजन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते। माइंड गेम्स एंड मैनिपुलेशन, ये तो उसका मेन हथियार है, वो किसी के भी दुख का, उनके गिल्ट का यूज करके उनके साथ माइंड गेम खेल सकता है। टेलीपैथी, साइकिक पावर्स, वो सीधा दिमाग के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है, खासकर बच्चों और उन लोगों के साथ जो इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। मूवीज में दिखाया गया था कि बिल, बेन और बेवरली को कभी कभी पेनीवाइज की प्रेजेंस साइकिक लेवल पर महसूस होती रहती थी। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रीजनरेशन, पेनीवाइज बहुत ताकतवर है और साथ ही उसे चोट पहुंचाना मुश्किल काम है। वैसे भी वो अपने आप को जल्दी ठीक कर लेता है या फिर सीधा सेफ शिफ्ट कर लेता है। टेलीपोर्टेशन, वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में प्रकट हो सकता है, वो भी सेकंड्स में। इन्फ्लुएंस ओवर डेरी, और ये है पेनीवाइज का सबसे ओपी वेपन। जैसा कि मैंने बताया कि पेनीवाइज का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है डेरी के लोगों पर, वो उनकी मेंटालिटी, उनके थॉट्स पर कंट्रोल रख सकता है। अगर आपको मूवीज से ये बंदा याद है तो आपको पता होगा कि पेनीवाइज ने इसको कैसे कंट्रोल किया था। यही पेनीवाइज की बहुत सी पावर्स में से कुछ मेन पावर्स हैं। मैं आगे वीडियो में और भी बातों को इंक्लूड करूंगा, जैसे मर्ट्यूरिन द टर्टल के बारे में। तो चलो अब एपिसोड पर आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत जनवरी 1962 से होती है। फर्स्ट हिट फिल्म से 27 साल पहले थिएटर में द म्यूजिक मैन फिल्म चल रही है। ये फिल्म असल में भी 1962 में ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म का शो में होना बिल्कुल भी रैंडम चॉइस नहीं है। ये फिल्म भी सिंबॉलिकली इस शो के टोन को सेट कर रही है क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी में एक फ्रॉड आदमी म्यूजिक प्रोफेसर बनकर छोटे से शहर में आता है और बोलता है कि वो शहर के बच्चों को म्यूजिक सिखाएगा। अब क्योंकि वो फ्रॉड है तो उसका असली प्लान होता है कि वो शहर के लोगों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बेच देगा और पैसा लेकर भाग जाएगा। और ठीक यही सिमिलैरिटीज पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के साथ भी है। पेनीवाइज भी ऐसा ही कुछ करता है। जैसा कि मैंने बताया कि पेनीवाइज दरअसल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो क्लाउन के रूप में बच्चों के पास आकर उनसे दोस्ती करता है और फिर उन्हें डरा कर खा जाता है, मतलब मार डालता है। तो इसलिए द म्यूजिक मैन फिल्म यहाँ फोरशैडो कर रही है पेनीवाइज का ट्रू नेचर। हम देखते हैं कि थिएटर में मैटी बिना पैसे दिए फिल्म देख रहा है, वो लगातार एक पैसिफायर शक करता जा रहा है। तभी थिएटर का अटेंडेंट उसे देख लेता है और उसे बाहर आने को कहता है। मैटी अटेंडेंट से बचकर थिएटर में ही एक बड़े पोस्टर के पीछे छुप जाता है। तब अटेंडेंट हैंक को बताता है कि मैटी यहाँ थर्ड टाइम फिर बिना टिकट फिल्म देख रहा था। हैंक यहाँ थिएटर प्रोजेक्शनिस्ट है, वो कहता है कि जाने दो, वो छोटा बच्चा है और उसकी फैमिली में भी दिक्कतें हैं। यहाँ हैंक की बेटी रोनी मैटी की हेल्प करती है, वो अटेंडेंट को दूसरी तरफ भेज देती है और मैटी फिर किसी तरह थिएटर से भाग जाता है। फिर हम मैटी को डेरी शहर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। यहाँ भी वो लगातार अपना पैसिफायर यूज कर रहा होता है, जबकि पैसिफायर बहुत छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे शांत और कंफर्ट में रहें। लेकिन मैटी इस एज में पैसिफायर का यूज कर रहा है जो दिखाता है कि वो इमोशनली और मेंटली
किसी वजह से सफर कर रहा है। शायद उसके घर में, उसकी फैमिली में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, क्योंकि उसके फेस में कई जगह ब्रूजेस भी दिखते हैं। या फिर शायद वो किसी के डर से शांति पाने के लिए ऐसा करता है ताकि उसे कंफर्ट फील हो सके। खैर फिर मैटी डेयरी के एंट्रेंस पॉइंट पर पहुंच जाता है। यहाँ डेयरी के वेलकम बोर्ड पर हम पॉल बनियन को देख सकते हैं। पॉल बनियन अमेरिकन फोकलोर में एक हीरो है। ये जाना जाता था अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के लिए, जिससे ये एक बारी में कई पेड़ों को यूं ही काट देता था। यहाँ एक लोगो भी है, द लीजन ऑफ व्हाइट डिसेंसी नाम के व्हाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप का। ये ग्रुप ब्लैक लोगों, इमिग्रेंट्स और उन सभी लोगों को निशाना बनाते हैं जो उनके अकॉर्डिंग डेयरी शहर में फिट नहीं बैठते हैं, और यही ग्रुप जिम्मेदार होते हैं ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट के लिए। डेयरी में पोस्टेड ब्लैक सोल्जर्स ने एक क्लब बनाया था, द ब्लैक स्पॉट। इस क्लब में ब्लैक लोग शांति से मिलते थे, लेकिन लीजन ऑफ व्हाइट डिसेंसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और एक रात उन्होंने क्लब में आग लगा दी और कई लोग जिंदा जल गए। सिर्फ कुछ लोग ही बच पाए। और हाँ, ये स्पॉयलर्स नहीं है, ऑलरेडी फिल्म्स में इसका जिक्र हो चुका है। आगे मैटी 4 लोगों की फैमिली से लिफ्ट लेता है, जिसमें माता पिता और उनकी बड़ी बेटी और छोटा बेटा है। माँ प्रेग्नेंट है। ये लोग पोर्टलैंड जा रहे हैं। मैटी भी कहता है कि उसे डेयरी से दूर जाना है, और ये लोग उसको ले जाने के लिए मान भी जाते हैं। मुझे यहीं से आइडिया हो गया था कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। एक बच्चा अपने घर से भाग रहा है और ये लोग उसका साथ दे रहे हैं, जबकि ये खुद फैमिली वाले हैं। वैसे इन्होंने कुछ सीन्स दिखाए हैं जो फोरशैडो करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जब कार रेडियो में न्यूज में बताया जाता है कि मॉस्को में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं और उसके रेडिएशन से ग्लोबली कई रिस्क हो सकते हैं, जैसे कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन के कारण बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स। ये पहला सीन था। और दूसरा, जब फैमिली का बेटा विलीज वर्ड की स्पेलिंग सुनाता है तो वो WIL तक ही बोल पाता है, क्योंकि उसकी बहन रोक देती है, एंड बाद में वो LIES बोलकर विलीज वर्ड कंप्लीट करता है। लेकिन हम यहाँ साफ देख पाते हैं कि LIES यानी कि लाइस वर्ड बन रहा है। इसके बाद उनकी बेटी एक बॉक्स उठाती है जिसके लेबल में लिवर लिखा है, और फिर वो लिवर के पीसेस में अपना हाथ डालती है और वही हाथ मैटी के फेस की तरफ ले जाती है। फिर ये पूरी फैमिली बड़ी अजीब हरकतें और उतनी अजीब बातें करने लगती है। मैटी को भी समझ आने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो कार से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि ये लोग वापस डेयरी आ चुके हैं। वो कार रोकने को बोलता है, लेकिन ये सीन फिर पूरी तरह से एस्केलेट होने लगता है। बेटी की आंख बिल्कुल पेनीवाइज की तरह होने लगती है। प्रेग्नेंट मदर कार में ही एक म्यूटेटेड बेबी को जन्म देती है। ऐसा लगता है जैसे मदर के ट्विंस होने वाले थे और अब ट्विंस ऐसे मर्ज होकर म्यूटेट हो गए हैं। म्यूटेटेड बेबी की एक आंख नहीं है और एक हाथ में पंख है, और वो कार में इधर उधर उड़ने लगता है। मैट ये सब देखकर डर जाता है और अपना पैसिफायर यूज करते हुए अपना मुंह फेर लेता है, और तब हम देखते हैं कि ये बेबी मैटी पर अटैक करता है। कार का ग्लास टूटता है और मैटी का पैसिफायर बाहर गिरता है, जो एक टनल में जाता दिखता है, जहाँ शो का टाइटल कार्ड अपीयर होता है। वैसे हमें दिखाया नहीं गया कि मैटी जिंदा है या मारा गया, लेकिन पेनीवाइज अपने टारगेट्स को जिंदा नहीं छोड़ता है, तो मैटी के जिंदा होने के चांसेस कम हैं। और रही बात पेनीवाइज की, तो वो म्यूटेटेड बेबी पेनीवाइज ही था। वो मैटी का डर बनकर आया था, जहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि मैटी अपनी फैमिली से भाग रहा था। साथ ही उसका बचपन जरूर ट्रॉमेटिक रहा होगा, इसलिए पेनीवाइज एक फैमिली के जरिए आया और एक म्यूटेटेड बेबी का रूप लिया। म्यूटेटेड बेबी दरअसल मैटी के चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टोरी 4 महीने बाद अप्रैल में आती है। एक लड़का फिल डेयरी में आ रहे एयरफोर्स प्लेन का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। प्लेन्स का डेटा रिकॉर्ड करना उसकी कई हॉबीज और इंटरेस्ट में से एक है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। दूसरी तरफ हम मिलते हैं मेजर हैनलन और कैप्टन रूसो से। इन दोनों की अब डेयरी के एयरबेस में पोस्टिंग हो चुकी है। वैसे ये मेजर हैनलन इट फिल्म से माइक हैनलन के ग्रैंडफादर हैं। इसको हमने फर्स्ट इट फिल्म में भी देखा था, जिसका मतलब ये बंदा इस सीजन में एंड तक जिंदा रहेगा। कर्नल फुलर इन दोनों को एयरबेस का टूर देते हैं। तब यहाँ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखता है। पूछने पर कर्नल बताता है कि इस एरिया में स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम होता है। अब ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो तो अपकमिंग एपिसोड्स में ही पता चलेगा। मेजर हैनलन बताता है कि वो एयरफोर्स बेस में ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि डेयरी में उसने एक घर रेंट पे लिया है, और जब घर का काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ वहाँ रहने लगेगा। यहाँ हम स्टीफन किंग के नॉवल यूनिवर्स से एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसको इस एपिसोड में कोई डायलॉग्स नहीं मिले हैं। ये बंदा है डिक हैलोरन, जो बाद में हमें शाइनिंग नॉवल और फिल्म में देखने को मिला था। शाइनिंग फिल्म में मतलब फ्यूचर में डिक ओवरलुक होटल में एज ए हेड शेफ की पोस्ट में जॉब करेगा। डिक के पास एक एबिलिटी है, या कह लो पावर्स हैं, जिसे वो शाइनिंग कहता है। ये एक तरह की साइकिक एबिलिटी है, जिससे डिक किसी भी तरह के खतरे को पहले से सेंस कर लेता है, और इसी एबिलिटी की वजह से शायद अपकमिंग एपिसोड्स में डिक पेनीवाइज की प्रेजेंस को भी सेंस कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है डेयरी हाई स्कूल की तरफ, जहाँ बर्ड द टर्टल का डक एंड कवर स्लोगन लिखा हुआ है, पर यहाँ ये टर्टल वर्ड असल में मटूरिन द टर्टल का रेफरेंस है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। जैसा कि मैंने बताया था कि पेनीवाइज यानी कि इट एक कॉस्मिक बीइंग है जो मैक्रोवर्स से अर्थ पर आया था, और उसी मैक्रोवर्स में मैटूरिन द टर्टल भी है। ये भी एक कॉस्मिक बीइंग है, ठीक इट की तरह। इनफैक्ट मैटूरिन ने ही यूनिवर्स को क्रिएट किया जिसमें अर्थ का जन्म हुआ। जहाँ पर एक तरफ इट केओस और डर को रिप्रेजेंट करता है, उसका ठीक अपोजिट मैटूरिन
रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन, बैलेंस और बिलीफ को। स्टीफन किंग के मल्टीवर्स में इट और मैटुरिन एक कॉस्मिक यिंग यांग की तरह है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू की तरह। इट डिस्ट्रॉयर है और मैटुरिन क्रिएटर। इट डर से खेलता है और मैटुरिन हिम्मत देता है और शांति का प्रतीक है। मैटुरिन को इस पूरे एपिसोड में कई बार रेफरेंस किया गया है, जो मैं आगे बताता रहूंगा। खैर, आगे हम लिली से मिलते हैं, जो जैसे ही अपने लॉकर को खोलती है उसमें से पिकल जार गिरकर टूट जाता है, जो ऑफ कोर्स स्कूल स्टूडेंट्स ने लिली को परेशान करने के लिए रखा होगा। फिर लिली की फ्रेंड मार जाती है, उसे सपोर्ट करती है और अपने साथ ले जाती है। यहीं हम एक स्टूडेंट को टर्टल कॉस्ट्यूम में भी देखते हैं, जो ऑफ कोर्स मैटुरिन का रेफरेंस है। फिर हम टैड और फिल से मिलते हैं। फिल थोड़ी देर पहले प्लेन्स का डेटा रिकॉर्ड कर रहा था। वो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी रखता है कि हम इंसान अब एटॉमिक पावर का यूज कर रहे हैं और इसलिए अब हम एलियंस के लिए खतरा बन गए हैं। शायद मार्स से एलियन अब अर्थ पर आ चुके हैं और शायद एयरबेस में किसी एलियन को रखा गया है जिस पर वो शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा फिल इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने बहुत से बड़े प्लेन्स का डेटा रिकॉर्ड किया है जो पिछले 48 घंटों में डेरी एयरबेस पर उतरे हैं। उसका कहना है कि उन प्लेन्स में कुछ तो जरूर होगा, लेकिन टेडी उसकी एलियन थ्योरी को ऐसे ही इग्नोर कर देता है। यहाँ टेडी के लॉकर में टेडी यूरिन लिखा हुआ है। आई थिंक टेडी का सरनेम यूरिस होगा, इसलिए स्टूडेंट्स ने उसे चिढ़ाने के लिए यूरिन कर दिया है। शायद टेडी किसी तरह से रिलेटेड हो सकता है इट फिल्म के स्टैनली यूरिस से। दूसरी तरफ मेजर हैनलन अपनी न्यू टीम से मिलता है, जहाँ टीम के एक मेंबर सार्जेंट मास्टर्स की तरफ से क्लियरली रेसिज्म देखने को मिलता है। हैनलन ब्लैक बंदा है, इसलिए मास्टर्स उसे सैल्यूट नहीं करता। तब यहाँ जनरल सो आते हैं, हैनलन का वेलकम करते हैं और मास्टर्स को वार्निंग देते हुए डांट लगाते हैं। मास्टर्स को आखिर में सैल्यूट करना पड़ता है। दूसरी तरफ रात में फिल टेडी के घर पर है। टेडी कहता है कि आज 4 महीने हो चुके हैं मैटी को गायब हुए। अब क्योंकि मैटी की बॉडी नहीं मिली है तो टेडी का मानना है कि मैटी जिंदा है और कहीं भाग गया है। उसका मानना है कि मैटी का कोई भी दोस्त नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। टेडी और फिल बस कहने को उसके दोस्त थे। ये दोनों उसके बर्थडे में बस इसलिए जाते थे क्योंकि मैटी की मदर इनको कैंडी दिया करती थी। मतलब कुल मिला के ये दोनों मैटी के असल दोस्त नहीं थे। अब टेडी मानता है कि मैटी कहीं भाग गया है, जबकि फिल सोचता है कि मैटी सच में मर चुका है। साफ दिखता है कि टेडी कहीं ना कहीं मैटी के गायब होने की वजह से गिल्ट में है। वो सोचता है कि हम दोनों अगर मैटी के दोस्त होते तो वो कहीं गायब नहीं होता, लेकिन फिल का ऐसा सोचना नहीं है। वो कहता है मैटी मर गया है तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इसी सीन में हम देखते हैं कि फिल और टेडी मिलकर एक कॉमिक लिख रहे हैं जिसका नाम है मार्शियन वॉक अमंग्स्ट अस। उसने इस कॉमिक का कवर ड्रॉ किया है जिसमें एक मार्शियन मिलिट्री मैन को मार रहा है और एक बच्चा स्पेसशिप की तरफ खींचा जा रहा है। देखो, ये मार्शियन बिल्कुल पेनीवाइज की याद दिला रहा है क्योंकि पेनीवाइज का सर भी ऊपर से बड़ा है और इट फिल्म में उसने अपने हाथों की जगह ऐसे टेंटिकल्स यूज किए थे। साथ ही वो दूसरी दुनिया से अर्थ पर आया है जो स्पेसशिप रिप्रेजेंट कर रही है और जो बच्चा ऊपर खींचते हुए जा रहा है वो भी ये दिखाता है कि कैसे पेनीवाइज बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लिली के घर में, जहाँ लिली बाथरूम में है। वो खुश रहने का ट्राई करती है लेकिन रह नहीं पाती। यहाँ लिली के बैकग्राउंड में एक रेड बैलून जैसा कुछ दिख रहा है जो पेनीवाइज का सिग्नेचर रेड बैलून हो सकता है। फिर वो अपने ब्रेसलेट को देखती है और एक फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि मैटी गायब होने से पहले लिली को बंद पड़े टावर पर ले गया था। ये टावर फिल, टेडी और मैटी का सीक्रेट हैंगआउट स्पॉट है। ये दोनों फिर स्नैक्स खाते हैं जिसमें मैटी को टर्टल मिलता है और लिली को रॉकेट। लिली को पैकेट में हर बार रॉकेट ही निकलता है तो मैटी उसे रॉकेट के बदले अपना टर्टल दे देता है। लिली खुश होते हुए कहती है कि टर्टल लकी होते हैं और ये टर्टल भी मैटुरिन का रेफरेंस है। मैटी पूछता है कि लिली के फादर के साथ असल में हुआ क्या था। लिली बताती है कि उसके फादर जारिंग फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ ग्लास जार में पिकल भरा जाता है। एक दिन लिली और उसकी मदर उसके फादर को पिकअप करने गए थे। फैक्ट्री से निकलते वक्त लिली को याद आया कि उसकी रिंग अंदर फैक्ट्री में छूट गई है। फिर उसके फादर फैक्ट्री में वो रिंग ढूंढने गए, तभी अंदर एक मशीन जाम पड़ गई। उसके फादर ने मशीन ठीक करने की कोशिश की जबकि वो मशीन उनके डिपार्टमेंट की नहीं थी और तभी इस मशीन की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसलिए लिली गिल्टी फील करती है क्योंकि उसकी रिंग ढूंढने के लिए उसके फादर फैक्ट्री में वापस गए और मशीन मेलफंक्शन एक्सीडेंट में मारे गए। इसी गिल्ट की वजह से लिली 1 साल से अब तक अपने फादर की ग्रेव पर भी नहीं गई है और यही कारण है कि बच्चों ने लिली के स्कूल लॉकर में पिकल जार रख दिया था क्योंकि उसके फादर की डेथ जार फैक्ट्री में हुई थी। बड़े ही हैवान बच्चे होते हैं स्कूल में। मैटी कहता है कि इसमें लिली की कोई गलती नहीं है। तभी न्यू ईयर के पटाखे जलने लगते हैं। मैटी लिली को न्यू ईयर विश करता है और किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिली पीछे हो जाती है। शायद वो किस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसी मोमेंट में मैटी को लिली से रिजेक्शन फील होता है और वो चला जाता है। लिली कहती भी है कि वो गलत समझ रहा है, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैटी कहता है कि उसे घर जाना होगा क्योंकि उसके
उसके डैड को पता चल गया कि वो इस वक्त घर में नहीं है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये लाइन बताती है कि शायद मैटी के डैड उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर वो बुरे आदमी हैं। फ्लैशबैक एंड होता है और हम देखते हैं कि लिली को उसके बाथटब के ड्रेन पाइप से मैटी की आवाज आती है। मैटी गाना गा रहा था। वो कहता है कि ये मुझे वापस नहीं आने देगा। साथ ही मैटी की 2 उंगली पाइप से बाहर आती हैं जो खून से भरी हुई थी। ये देख लिली डर जाती है। देखो मैटी का अंडरग्राउंड में होना और साथ ही उसकी उंगली का बाहर आना पॉसिबल ही नहीं है। ये काम ऑफ कोर्स इट का है। वो लिली को डरा रहा है और उसको अपना टारगेट बना रहा है। अगले दिन ये बात वो मार्ज से शेयर करती है। मार्ज उसे समझाती है कि ये अजीब बातें करना बंद करो, वैसे भी स्कूल में सब लोग तुम्हें पागल समझते हैं। लिली कहती है कि उसने जो सुना वो सच है। वो कहती है कि मार्ज को बस अपनी इमेज की पड़ी है क्योंकि लिली के साथ रहकर उसकी इमेज खराब हो रही है। लेकिन मार्ज कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इसी सीन में दरवाजे पर एल्विन मार्ज लिखा हुआ है जो इट फिल्म से बेवरली मार्ज के फादर का नाम है और वो भी जरूर इसी टाइम पर स्कूल में पढ़ रहा होगा। अगले सीन में मैटी वाली बात लिली फिल और टेडी को बताती है और ये दोनों ही लिली की बात पर भरोसा नहीं कर पाते। साथ ही ये भी पता चलता है कि टेडी एंड फिल बस एक बार ही मैटी को अपने साथ यहाँ टावर पे लाए थे और इन दोनों के रिएक्शन देख के साफ पता लगता है कि बेचारा मैटी सच में बहुत अकेला था। दूसरी तरफ एयरफोर्स बेस में जनरल सॉ हैनलन से मिलते हैं। उसे बताते हैं कि उन्होंने मास्टर्स को 7 दिन के लिए टॉयलेट साफ करने का काम दिया है क्योंकि उसने हैनलन के साथ रेसिस्ट बिहेव किया था। हमें पता चलता है कि हैनलन एक जबरदस्त पायलट है। उसने कोरिया की पोस्टिंग में बढ़िया काम किया था। उसे अब डेरी में B-52 एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए बुलाया गया है। ये एक मिलिट्री बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिससे बॉम्ब गिराए जाते हैं। वैसे इस एपिसोड का टाइटल पायलट है जो वैसे तो सोर्स के फर्स्ट एपिसोड को कहा जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पायलट यहाँ हैनलन के लिए यूज किया गया है। ये दोनों ही अपना बैकग्राउंड बताते हैं और अपने नेशन के लिए हमेशा बेस्ट काम करने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ टेडी अपने घर में डिनर टेबल पर अपने डैड से पूछता है कि क्या कोई किसी बच्चे को किडनैप करके महीनों तक अंडरग्राउंड में रख सकता है। ये सवाल वो लिली की बातों की वजह से पूछ रहा है। उसके डैड बताते हैं कि टेडी के ग्रैंड पेरेंट्स नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भाग गए थे। उनकी पूरी फैमिलीज को मार दिया गया। वहाँ कैदियों की स्किन से लैम्प सेट बनाए जाते थे। डैड को लग रहा है कि टेडी ज्यादा कॉमिक्स पढ़ता है इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा है। वो टेडी को डांटते हुए कहते हैं कि कॉमिक्स पढ़ना बंद कर दो, रियलिटी में दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ फ्लैश की कॉमिक्स देखने को मिलती है जो रेफरेंस है शो के क्रिएटर एंडी मुसेटी से। उन्होंने ही दी फ्लैश मूवी को डायरेक्ट किया था, प्लस एंडी ने ही इट फिल्म्स को भी डायरेक्ट किया था। डांट खाने के बावजूद टेडी फिर से कॉमिक्स पढ़ रहा है। डीसी कॉमिक जिसमें बैटमैन एंड क्लेफेस दिख रहे हैं। इस कॉमिक का यहाँ होना भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि क्लेफेस एक सेफ शिफ्टर है। वो किसी का भी रूप ले सकता है जो डायरेक्ट रेफरेंस है इट को। दूसरा यहाँ बैटमैन है जो रेफरेंस हो सकता है खुद एंडी मुसेटी को क्योंकि वो जेम्स गन के डीसीयू में बैटमैन फिल्म द ब्रेव एंड द बोल्ड को डायरेक्ट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली इस कॉमिक की फोटो कुछ दिन पहले जेम्स गन ने खुद इंस्टाग्राम में पोस्ट की थी। आगे हम देखते हैं कि टेडी का बैट साइड लैंप अपने आप बंद होने लगता है और कुछ देर बाद लैंप के लैंप शेड में फेस की स्किन दिखने लगती है जिसे देख टेडी बहुत डर जाता है, लेकिन वो फिलहाल सेफ है। उसका भाई दूसरे रूम से आकर उसे देखता है और कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुम मेरे भाई हो। देखो अब टेडी भी एक तरह से पेनीवाइज का टारगेट बन चुका है इसलिए उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं। फिर अगले दिन टेडी फिल और लिली से मिलता है और लैंप सेट वाला किस्सा बताता है। फिल टेडी की बात पर भरोसा करता है लेकिन लिली कहती है कि ये बात हम किसी को नहीं बता सकते, सब हमें पागल समझेंगे और इन दोनों को भी लिली की तरह जूनिपर हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि लिली की तो अब तक दवाइयां चल रही हैं। ये डिसाइड करते हैं कि खुद ही पता लगाएंगे कि आखिर मैटी के साथ हुआ क्या था। फिर ये तीनों डेरी पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर रिसर्च करते हैं। फिल को अपनी छोटी बहन को साथ लाना पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं। ये तीनों एक न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि पुलिस को पहले लगा था कि मैटी कहीं भाग गया है, लेकिन जब मैटी वापस नहीं आया तब पुलिस ने सोचा कि मैटी का मर्डर हुआ है और शक उसके फादर पर गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस के अकॉर्डिंग मैटी को आखिरी बार कैपिटल थिएटर में देखा गया था। उसको थिएटर के एम्प्लॉय की बेटी ने देखा था और वो बेटी थी रॉनी। ये सब फिर रॉनी से मिलते हैं जो बताती है कि पुलिस ने उसके डैड को बहुत परेशान किया। पुलिस वाले उसके डैड पर मर्डर का इल्जाम लगाना चाहते थे। फिर लिली ड्रेन पाइप से आई मैटी के गाने की आवाज की बात करती है और ठीक ऐसी ही आवाज थिएटर के बेसमेंट पाइप से आते हुए रॉनी ने भी सुनी थी। दूसरी तरफ एयरबेस में हैनलन अपने रूम में है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जिसमें पॉल बनियन का स्टैचू बनने की बात हो रही है। वैसे बाद में यह स्टैचू बनाया जाता है और फर्स्ट इट फिल्म में पेनीवाइज इसी स्टैचू का यूज करता है डराने के लिए। यहाँ एक न्यूज भी है कि डेरी मैन किल्ड इन अ कार क्रैश। अब पता नहीं ये कौन होगा, क्या पता आगे कुछ दिखाया जाए। फिर हैनलन अपनी फैमिली फोटो देखकर सोने लगता है और तभी इस पर 3 मास्क पहने हुए बंदे अटैक कर देते हैं और B-52 एयरक्राफ्ट की सारी क्लासिफाइड जानकारी मांगते हैं। वो जानकारी देगा तो ये तीनों उसे छोड़ देंगे, लेकिन हैनलन जानकारी देने से मना कर देता है और तभी हैनलन का दोस्त रूसो भी उसे बचाने आ जाता है। थोड़ी सी फाइट होती है और ये तीनों मास्कमैन चले जाते हैं। सच कहूँ तो ये सीन बड़ा ही अटपटा लगा। ये 3 बंदे एयरबेस में घुस गए और तीनों बड़े आराम से चले भी जाते हैं। अब पता नहीं ये एयरफोर्स वाली स्टोरी लाइन कहाँ जाती है। अगले सीन में रॉनी इनको थिएटर लाती है जो बंद पड़ा हुआ है। वो
थिएटर खोलती है और इनको बताती है कि जो गाना मैटी पाइप से गा रहा था वो द म्यूजिक मैन फिल्म का था। जरूर इस फिल्म में कोई क्लू होगा, मतलब अब ये फिल्म देखेंगे। रोनी प्रोजेक्शन रूम में जाकर द म्यूजिक मैन फिल्म लोड करती है और बाकी जन थिएटर में बैठ जाते हैं। ये तीनों अभी बहुत गिल्टी फील करते हैं क्योंकि इन्होंने मैटी की जरूरत को कभी नहीं समझा। मैटी बस दोस्ती चाहता था, अपनापन चाहता था, लेकिन ये तीनों उससे थोड़ा दूर ही रहे और आज मैटी गायब हो गया है। फिल्म स्टार्ट होती है और ये सब मैटी को फिल्म में देख पाते हैं। मैटी के पीछे वो कार वाली फैमिली भी होती है। मैटी फिर आगे बढ़कर कहता है कि तुम सबकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुम लोग कभी मेरे साथ नहीं थे। फिर मैटी बिल्कुल पेनीवाइज जैसे स्माइल करता है और उसके हाथ में वही म्यूटेटेड बेबी है जो स्क्रीन से बाहर निकलकर थिएटर में आ जाता है और सब पर अटैक करता है। अब क्योंकि म्यूटेटेड बेबी स्क्रीन से निकला था तो उसका साइज काफी बड़ा होता है। पहले वो टेडी पर अटैक करता है, फिर वो फिल को उड़ा ले जाता है एंड देन वो फिल की छोटी बहन सूजी पर अटैक करता है। रोनी प्रोजेक्शन रूम से हथौड़ा लेकर आती है। उसे सिर्फ लिली जिंदा दिखती है। लिली कहती है कि सब मारे गए एंड उसने अब तक सूजी का कटा हुआ हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे देख वो पागलों की तरह चिल्लाती है। एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। देखो अब सवाल आता है कि थिएटर के अंदर सिर्फ लिली ही कैसे बच पाई। सबसे पहली बात, लिली के पास मैटी का दिया टर्टल था, तो हो सकता है कि लिली के ऊपर मैटूरिन द टर्टल की कृपा हो गई और मैटूरिन ने उसे बचा लिया। वैसे रोनी भी बच गई थी, लेकिन वो उस वक्त प्रोजेक्शन रूम में थी और पेनीवाइज का सारा फोकस उस टाइम इन चारों पर था। एक लाइन बोलूंगा, मजा आया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एंड में टेडी, फिल और उसकी सिस्टर सूजी मारे जाएंगे। अगर वो लिटरली मर गए हैं तो एक झटके के साथ बढ़िया स्टार्ट किया है शो ने। वैसे पहले एपिसोड के हिसाब से ये लोग काफी ग्राफिक चले गए हैं, मतलब एपिसोड मुझे पसंद आया और अब ज्यादा उम्मीद रहेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि शो के 3 सीजन आएंगे। सीजन 1 1962 कवर करेगा, सेकंड 1935 एंड थर्ड सीजन में 1908 दिखाया जाएगा, जिसमें ऑफकोर्स पेनीवाइज के हर 27 साल बाद जागने की कहानी बताई जाएगी, बस बैकवर्ड में। जैसे इस सीजन के ठीक 27 साल बाद वो फर्स्ट फिल्म इट में जागा था, जो 1989 की कहानी थी लूजर क्लब के साथ। मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये तो पूरा प्लॉट ही स्ट्रेंजर थिंग्स से उठा लिया है एंड शो का लुक एंड फील भी कुछ वैसा ही है। ये बात काफी हद तक ठीक लगती है, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने खुद बोला था कि स्ट्रेंजर थिंग्स बनाने की इंस्पिरेशन उन्हें बहुत सी जगहों से मिली और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वो स्टीफन किंग के नॉवेल से हुए थे। तो इसलिए हमें कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सोर्स मटेरियल में ही बहुत से पहलू सिमिलर दिखते हैं। चलो अब थोड़ा मैटूरिन द टर्टल के बारे में बताता हूँ। इस पूरे एपिसोड में कई बार मैटूरिन का रेफरेंस देखने को मिला। ऐसे ही कुछ रेफरेंसेस 8 फिल्म्स में भी थे, लेकिन वहाँ कभी भी मैटूरिन को नहीं दिखाया गया, क्योंकि फिर फिल्म का थीम कॉस्मिक लेवल पर चला जाता और स्टोरी का जो एसेंस था वो कहीं दब जाता। हालांकि चांसेस थे कि मैटूरिन इट चैप्टर 2 में दिख सकता था, जहाँ वो लूजर क्लब की हेल्प करता, लेकिन फिर वो पार्ट हटा दिया गया। अब बात करें इस एपिसोड की, तो इसमें तो प्रॉपरली हिंट किया गया है कि मैटूरिन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में दिख सकता है, शायद कोई ड्रीम लाइक सीक्वेंस में दिख जाए। लेकिन अगर मैटूरिन दिखेगा तो ह्यूमन वर्सेस इवल वाला पार्ट थोड़ा अजीब फील होने लगेगा, क्योंकि अगर एक कॉस्मिक बीइंग स्टोरी में आ जाएगा तो ह्यूमन स्ट्रगल कम फील होंगे, ऐसा मेरा मानना है। खैर वो तो आगे ही पता चलेगा कि क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं सुनाई दूंगा नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। हैप्पी वॉचिंग।